नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र बताएंगे और ये बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 का है और किस कक्षा के लिए, कक्षा 8वीं, और विषय कौन सा रहेगा आपका विषय गणित। जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में हुई थी उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है 2025, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे अधिक प्रश्न आपको पेपर में पूछेगा, तो आपको तैयारी किससे करना है, पेपरों से कीजिए। ये मैंने बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 का है। इसी प्रकार के प्रादर्श प्रश्न पत्र भी आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न क्या आ रहा है यहाँ पे देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो यहाँ से प्रश्न 1 से 5 तक आपके सही विकल्प रहेंगे। उसके बाद आपके क्या रहेंगे, रिक्त स्थान रहेंगे, वो भी 1 अंक के रहेंगे। तो ऐसे 5 अंक के आपकी सही विकल्प और 5 अंक के विकल्प रहे, वो रिक्त स्थान रहेंगे। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1 से 5 तक परिमेय संख्या 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। आपको क्या कह रहा है, ये जो 3/5 है इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर 0, बी नंबर 3/5, सी नंबर 5/3 और डी नंबर 1। तो परिमेय संख्या जो आपकी 3/5 है इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है 5/3। यदि 3/5 है तो आपको पूछता, किसी भी प्रश्न का पूछता है तो उल्टा हो जाएगा 5/3। तो जो आपका प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 5/3। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है, देखते हैं। चलिए, 3x ऋण 5 बराबर ऋण 2 में x का मान है। तो आपको इसको क्या करके देखना पड़ेगा, हल करके देखना पड़ेगा, तब आप बता पाएंगे कि 3x ऋण 5 बराबर ऋण 2 में x का मान है। यहाँ 4 ऑप्शन है, ए नंबर ऋण 2, बी नंबर ऋण 7, सी नंबर 1 और डी नंबर 7/3। तो अब इसे आप अंदाज से तो नहीं बता पाएंगे जब तक इसको हल करके देखेंगे। तो इसका हल कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए, क्या है अपना ये 3x ऋण 5 बराबर ऋण 2। तो ये 3x को जैसा का वैसा लिख दीजिए। 3x को क्या कीजिए आप, जैसा का वैसा लिख दीजिए, और ये ऋण 2 जैसा का वैसा, और ऋण 5 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन 5। अब क्या हो गया, 3x बराबर ऋण 2 और धन 5 जुड़ेगा या घटेगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह में घटता है, असमान चिन्ह में क्या होता है, घटता है। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और बड़ी संख्या के साथ धन का चिन्ह, इसलिए धन 3 आएगा। अब x बराबर क्या हो गया, 3/3। ये 3 जो है आपका, ये वाला 3, इस 3 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो गुणा में तो पक्षांतर काय में जाएगा, भाग में जाएगा। तो 3/3 होगा, और 3 का भाग हम 3 में देंगे, 3 एकम 3, एक बार गया। तो x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से x का मान 1 दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। हाँ, ये दिया हुआ है, सी नंबर का 1 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर 1। इस प्रकार के जो प्रश्न, कोई भी प्रश्न आए आपके, तो मान ज्ञात करने वाला, तो आपको हल करके देखना पड़ेगा, तभी आप सही उत्तर बता पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। अष्टभुज में भुजाओं की संख्या होती है। अब किसकी बात कर रहा है, ये अष्टभुज यानी जो 8 भुजा वाला। तो अष्टभुज में भुजाओं की संख्या तो आप बता देंगे, आसानी से बता देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आ जाएगा 8। अष्टभुज में भुजाओं की संख्या 8। यदि पंचभुज में पूछता है तो 5, षष्ठभुज में पूछता है तो 7, 6, और जो भी भुज पूछता है तो आप बता सकते हो। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 8। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, पढ़िए उसे आप। 9 का वर्ग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 9 का वर्ग ऋण 7 का वर्ग का मान होगा। तो 9 का वर्ग ऋण 7 का वर्ग का मान, तो 9 का वर्ग निकाल लीजिए। 9 का वर्ग है 9 गुणित 9, 81। 9 का वर्ग कितना होता है, 81। ये हो गया 9 का वर्ग 81, और 7 का वर्ग 49। अब 81 में से 49 को हटा दीजिए, 11 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा, 2। यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, कितना आ गया, 32 आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपके 4 ऑप्शन, ए नंबर में 9, बी नंबर में 7, सी नंबर में 32 और डी नंबर 81। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर 32। या इसको आप आसान वर्ग से निकाल सकते हैं। 9 का वर्ग 81 और 7 का वर्ग 49। 81 में से 49 घटाया तो कितना बचा, 32। या आप ए का वर्ग में बी का वर्ग से भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। 4 की घात ऋण 3 का मान होता है। जब घात ऋणात्मक होती है तो जैसे आपने एक घातांक के नियम पढ़े होंगे, ए की घात ऋण n बराबर क्या हो जाता है, 1/a की घात n हो जाता है। ये घातांक के नियम के तहत हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ दिया है 4 की घात ऋण 3 दिया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 की घात 3, ये लिख दिया हमने, 4 की घात 3। और 4 की घात 3 है, 4 का गुणा कितने बार, 3 बार। 1, 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 1/64। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 1/64 आएगा। अब देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, उसमें 1/64 है क्या, ए नंबर में 12 नहीं है, बी नंबर 1/12 ये भी नहीं आएगा, सी नंबर 64 ये भी नहीं आएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 1/64। इस प्रकार से बच्चों आपके जो सही विकल्प वो कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करना, प्रश्न नंबर 6 से 10 तक। ये भी प्रत्येक प्रश्न आपके 1-1 अंक के रहेंगे। तो इसका प्रश्न नंबर 6, पूर्णांकों के लिए खालिस्तान योज्य तत्समक है। जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांकों के लिए खालिस्तान योज्य तत्समक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका 0। क्या आ जाएगा, 0।
पूर्णांकों के लिए शून्य योज्य तत्समक है। किसके लिए? पूर्णांकों के लिए। आप इसको ये शून्य भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वर्ग एक ऐसा आयत है, वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं खालिस्तान होती हैं। वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तो यह खालिस्तान में क्या आ जाएगा आपका? बराबर, यहाँ लिख देंगे बराबर। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8, एक पाशे को एक बार उछालने पर 2 आने की प्रायिकता खालिस्तान होगी। देखिए पाशे में कुल अंक कितने होते हैं? 6 अंक। 1 2 3 4 5 और ये 6, कुल कितने अंक हो गए? कुल अंक हो गए आपके 6, कुल अंक 6। अब किसकी 2 आने की प्रायिकता कह रहा है, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम भागित कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यानी कि 2, यानी एक बार उछालने पर 2 आने की प्रायिकता, तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? 2/6। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो बराबर क्या आ गया? 1/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? आपके खालिस्तान में आएगा 1/3। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अंकित मूल्य में से खालिस्तान घटाकर बट्टा ज्ञात किया जाता है। देखिए बच्चों, जो आपके बुकों में जो अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य में से किसे घटाएंगे कि बट्टा प्राप्त होगा? तो आपका आंसर आ जाएगा अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। किसको घटाएंगे? विक्रय मूल्य। क्या होता है? जो वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर बेचा जाता है वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। और जिस वस्तु को खरीदा जाता है वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। तो हम अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाकर क्या प्राप्त किया जाता है? बट्टा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा विक्रय मूल्य। 5 की घात शून्य, तो आपने घातांक के नियम में पढ़े होंगे, 1 की घात शून्य है, यानी जो आधार 1 की घात शून्य है तो उसका मान क्या होता है? 1। यानी किसी भी संख्या की घात, जैसे मान लो 5 की घात शून्य है तो इसका मान क्या होगा? 1। 7 की घात शून्य है तो इसका मान क्या होगा? 1। 12 की घात शून्य है तो उसका मान क्या होगा? यानी किसी भी संख्या की घात यदि शून्य होती है तो उसका मान कितना होता है? 1। तो आपका आंसर में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। 5 की घात शून्य बराबर क्या होता है? 1 होता है। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे मैंने रिक्त स्थानों की पूर्ति किया। इसके बाद आपके 2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 11 से 16 तक ये 2 अंक के प्रश्न रहेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए इसका प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए प्रश्न नंबर 11 है, समानांतर चतुर्भुज के कोई 2 गुण लिखिए। समानांतर चतुर्भुज के कोई 2 गुण लिखिए। तो समानांतर चतुर्भुज के 2 गुण क्या होते हैं? तो आप बता सकते हैं, हमने अपने आधार बताएं, आप पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज के 2 गुण कौन से हैं? पहला गुण, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जो समानांतर चतुर्भुज होता है उनकी सम्मुख यानी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। दूसरा गुण, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो समानांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित हैं, समान 2 भागों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, बांटते हैं। तो ये 2 उसके गुण हो गए। ये तो आप ये 2 गुण लिख दिए तो आपको 2 अंक प्राप्त हो गए। आपको बता दें कि गणित में अंक कटते नहीं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, सरल कीजिए और उत्तर घातांक के रूप में लिखिए। देखिए इस प्रश्न को आपको सरल करना है और उत्तर को किस रूप में लिखना है? घातांक के रूप में लिखना है। तो देखिए प्रश्न क्या है? 3 की घात ऋण 3 गुणित 1/, कोष्टक में 1/8 है। पहले प्रश्न लिख दिया हमने 3 की घात ऋण 3 गुणित कोष्टक में 1/8। 3 की घात ऋण 3 लिख दी हमने, 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3। 2 की घात 3 यानी 2 का घन क्या होता है? 8। हम जो 8 के गुणनखंड क्या होते हैं देख सकते हैं आप, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कितने बार आया? 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी 2 की घात 3। तो ये जो 8 है इसको हमने 2 की घात 3 के रूप में लिख दिए। और अभी हमने आपको घातांक के नियम बताए थे। एक घातांक के नियम क्या था? यदि a की घात ऋण n है तो हम उसको क्या लिखेंगे? 1/a की घात n, या 1/a की घात n है तो उसको हम किस रूप में लिखेंगे? ऋणात्मक रूप में लिखेंगे, a की घात ऋण n। तो यहाँ पे ये 1/2 की घात 3 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात ऋण 3। अब यहाँ पे देखिए अगला घातांक के नियम क्या कहता है? a की घात m गुणित b की घात m, a की घात m गुणित b की घात m। अब यहाँ पे देखिए आधार जो है असमान है और घातें कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो आधार का क्या हो जाता है? गुणा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? a का b में गुणा और पूरी की घात क्या हो जाएगी? m। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए हमारा यहाँ पे आधार कैसे हैं? असमान है और घातें कैसी हैं? समान है। तो हम 3 का 2 में गुणा किए, 3 दूनी 6 और घात ऋण 3 जैसी की वैसी। तो ये हमारा जो प्रश्न नंबर 12 था उसका उत्तर प्राप्त हो गया। आपने इतना कर लिया तो आपको 2 अंक निश्चित समझ लीजिए, एक भी अंक नहीं कटेंगे। लिखने का तरीका इसी प्रकार हो, जगह कम है तो आधा लिखे साइड में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, यदि 6 पेनों की कीमत 24 रुपये है, 6 पेनों की कीमत कितनी है? 24 रुपये है, तो 8 पेनों की कीमत कितनी होगी? तो इसको कैसे निकालेंगे? माना 8 पेनों की कीमत हमने क्या मान ली? x। तो पेनों इस प्रकार से लिख देंगे, पेनों की संख्या एक डिब्बे में एक ऊपर और पेनों की कीमत। देखो 6 पेनों की कीमत कितनी है? 24 रुपये, तो 8 पेन की कीमत हमने क्या माने? x। यहाँ पेनों की संख्या तथा पेनों की कीमत परस्पर कैसे हैं? अनुक्रमानुपाती हैं। परस्पर कैसे हैं? अनुक्रमानुपाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 6/24 बराबर 8/x। अब देखिए ये 6 का 13 गुणा x का 6 में गुणा किया तो ये क्या आ गया? ये 6x आ गया और 24 गुणित 8। फिर यहाँ पे जो ये आ गया आपका क्या किया हमने यहाँ पे देखो
ये 6/24 बराबर 8/x कर दिए। x का 6 में गुणा किए तो ये क्या आ गया, 6x आ गया। 24 का 8 में गुणा किए 24 गुणित 8 आ गया, ये आ गया। अब ये जो देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये 6 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है। 6 का पक्षांतर करेंगे क्या में जाएगा, भाग में जाएगा। तो ये 24 गुणित 8 भागित क्या हो गया 6। अब 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 24 से न बढ़े, 6 का भाग 24 से देंगे कितने बार जाएगा, 4 बार। तो x बराबर क्या आ गया, 4 गुणित 8 और 4 का 8 में गुणा की तो 32। अतः 8 पेनों की कीमत कितनी हो जाएगी, 32 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में सीधा अथवा प्रतिलोम समानुपात पहचान कर लिखिए। देखिए जो आपको नीचे 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न दिए, इसमें आपको सीधा अथवा प्रतिलोम समानुपात पहचान कर लिखना है। इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल, जो खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, ये कौन सा अनुपात है, सीधा समानुपात है या प्रतिलोम, सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सीधा अनुपात। और किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा प्रतिलोम अनुपात। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 को हल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। ऊर्ध्व तिर्यक के प्रयोग से x धन 2 गुणित एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में x धन 3 को हल कीजिए। किससे हल करना है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। तो इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ तो हल करके बता दिया हूँ मैंने, इसका हल ये हो जाएगा, लेकिन ये आया कैसे, पहले मौखिक समझा दे रहा हूँ। देखिए दाएं पक्ष से लेंगे 2, ये 2 और 3 का गुणा किए 2 तिया 6, ये 6 आ गया। फिर तिर्यक गुणा करेंगे, x का 2 में गुणा किए तो क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो होता है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। हल तो इस टाइप से करना है आपके, लेकिन देखो ये लिखे हमने सबसे पहले इन दोनों का गुणा, ये 2 का 3 में गुणा की कितना आ गया, ये 6 आ गया। फिर क्या होगा, तिरछा गुणा, इसका इससे गुणा और इससे इससे गुणा। तो 2 का x में गुणा की तो क्या हो गया 2x, और 3 का x में गुणा की तो धन 3x धन 6, 2 का 3 में गुणा की धन 6। अब उसके बाद ऐसा गुणा होगा, इन दोनों का गुणा। ये अब x का x में गुणा किए तो गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो x का वर्ग, ये x वर्ग जैसा का वैसा धन, ये जो आपका 2x में 3x जोड़े तो कितना आ गया 5x, और ये धन 6 जैसा का वैसा। तो ये इसका आंसर इस प्रकार से हल करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करके बता दे रहे हैं कि प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे। देखिए 2 का 3 में गुणा किए 6, फिर x का 2x में गुणा की 2x, और 3 का x में गुणा की 3x। 2x में 3x को जोड़े तो कितना हो गया 5x, और ये x का x में गुणा की तो ये x का वर्ग। इस प्रकार से वो तिर्यक के प्रयोग से x धन 2 गुणित x धन 3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। सूत्र एकाधिकेन यानी एक अधिक पूर्वेण द्वारा 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए। आपको ये 35 का वर्ग ज्ञात करना बहुत आसान है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। इस टाइप के और प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए एकाधिकेन यानी कि सबसे पहले तो आप क्या लिख दीजिए, ये हमने हल करके तो बता ही दिए, फिर भी यहाँ देखिए मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। 35 गुणित 35 लिख दी हमने ये। अब इसको 2 भाग में बांट दिए। आप जो इकाई का अंक है 5 5, इसका गुणा कीजिए। 5 का 5 गुणा की 5 25, तो इसको दाएं भाग में लिख दीजिए। अब दाई में क्या है 3 3 है, तो एकाधिकेन यानी 3 से 1 अधिक कर दो। 3 से 1 अधिक क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया। तो ये 4 और 3 का गुणा की 4 तिया 12, तो ये 35 का वर्ग क्या हो गया, ये 35 का वर्ग 1225। इस प्रकार कर सकते हैं। फिर से एक बार हमने यहाँ पे हल करके बताया आपको डिटेल में। 35 गुणित 35 लिखे, ये 5 का 5 में दाएं में लिख दिए, और ये 3 एक 3 लिया, और एकाधिकेन यानी 1 अधिक 3 गुणित 4, 3 से 1 अधिक 4, 3 का 4 गुणा की 12, 5 का 5 गुणा की 25, यानी 35 का वर्ग क्या हो गया 1225, 1225। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे, प्रश्न 17 से 22 तक, और ये प्रत्येक प्रश्न कितने अंक रहेंगे, 3 अंक रहेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 क्या दिया, नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 17 योग ज्ञात कीजिए, इसका योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, इसको नेक्स्ट पन्ने में देखते हैं। ये देखिए हल करके बताया हमने। ऋण 2/3 धन 3/5 ब्रैकेट में धन, छोटे ब्रैकेट में ऋण 5/3 छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। ये हमने प्रश्न को लिख दी जैसा का वैसा। अब देखिए अगला स्टेप समझना है आपको। ये ऋण 2/3 जैसा का वैसा लिखा, ये धन जैसा का वैसा लिख दिए। अब ये बड़ा कोष्टक हटके क्या लग गया, छोटा कोष्टक। ये 3/5 लिखा, और ये आपको धन का चिन्ह दिख रहा है, और छोटे कोष्टक के अंदर ऋण का चिन्ह दिख रहा है। ये ऋण का हम जब धन में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये 5/6, और फिर कोष्टक बंद। एक स्टेप हुआ, हमने कुछ नहीं किया, ये धन का ऋण में गुणा करके ऋण ला लिए और बड़े कोष्टक को हटाए। अब इसके बाद यहाँ पे ऋण 2/3 जैसा का वैसा, धन भी जैसा का वैसा, लेकिन 3/5 में से 5/6 को घटाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर का लघुत्तम लेना पड़ेगा। और हर का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5 का 6 में गुणा की 5 छक्के 30, और 3 गुणा कर दी, 6 का 3 में गुणा की 6 3 18, ये आ गया। फिर ऋण का चिन्ह, और इस 5 का 5 गुणा की 5 25। अब नेक्स्ट आगे स्टेप देखते हैं। ये ऋण 2/3 जैसा का वैसा, धन 18 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, ऋण 7, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह है। 25 में से 18 घटाया, ऋण 7 आया बटे 30। फिर हमने ये कोष्टक हटाया तो धन का ऋण में गुणा की तो ऋण, तो यहाँ पे क्या आ गया ये। अब देखना यहाँ थोड़ा हम डायरेक्ट करके बता दिए हैं। जो 3 और 30 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 30 आएगा, क्योंकि 3 का भाग 3 में चल जाएगा
और 30 में भी, तो इसका लघुत्तम क्या आएगा? 30 आएगा। लघुत्तम कितना आ गया इसका? 30 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3 का भाग 30 में दी कितने बार गया? 10 बार गया, और 10 का 2 में गुणा की 10 दूनी 20, ऋण 20 हो गया। 30 का भाग 30 में दी एक बार गया, और 1 का ऋण 7 में गुणा की तो ऋण 7, तो ये धन का ऋण में गुणा की ऋण 7। अब ऋण 20 में ऋण 7 को जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि समान चिन्ह में जुड़ता है। तो ऋण 20 में ऋण 7 जोड़े तो कितना हो गया? ऋण 27/30। तो क्या हो गया? अब इसको काट दिए हमने, 3 9 27, 3 धाम 30, ऋण 9/10। इसका उत्तर क्या आ गया? ऋण 9/10। इस प्रकार आप पूरे प्रश्न को हल करेंगे, तभी आपको पूरे 3 अंक प्राप्त होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 18। समीकरण x कोष्टक में दिया x ऋण 5/3 बराबर दूसरे कोष्टक में दिया x ऋण 3/5 को हल कर x का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करके हमको किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए? पूरे सवाल को उतार दीजिए। ये सवाल उतार दिए, x ऋण 5/3 बराबर x ऋण 3/5। अब बच्चों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये इसका तिरछा गुणा, ये 5 का ये x ऋण 5 से गुणा करेंगे। तो देखो 5 गुणित कोष्टक में लिख दी x ऋण 5, और इस 3 का आपको इस कोष्टक से गुणा x ऋण 3 से गुणा करना है। तो ये 3 गुणित x ऋण 3 लिख दिए। अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है हमको। यहाँ से चलते हैं, आप देखते होंगे कि आपको माउस कर्सर का निशान दिख रहा है। ये 5 का सबसे पहले x में गुणा किए, 5 का x में गुणा किए क्या आ गया? 5x। फिर ऋण 5 का 5 गुणा की 5m 25 बराबर 3 का x में गुणा किए 3x, ऋण 3 का 3 में गुणा की 3 का 9। क्या किया हमने? 5 का x ऋण 5 से गुणा किया तो क्या आ गया? 5x ऋण 25 बराबर 3 का गुणा हमने x ऋण 3 से किए तो क्या आ गया? 3x ऋण 3। अब क्या करेंगे? चर का चर तरफ और अचर का अचर तरफ पक्षांतर करेंगे। x वाली का x वाली तरफ पक्षांतर कर दो, और बिना x वाली का बिना x वाली तरफ। अब देखिए यहाँ पे 5x को आप जैसा का वैसा लिख दिए, लिख दी हमने। ये धन 3x है, इसका बराबर इस और पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा? ऋण 3x। फिर ये बराबर ये ऋण 9 जैसा का वैसा लिखा मैंने, ऋण 25 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण का धन 25 होगा। पक्षांतर में धन ऋण बदल जाता है और ऋण धन में, ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें 5x में से 3x घट जाएगा, कितना आ गया? 2x बराबर ऋण 9 धन 25, असमान चिन्ह घट जाएगा, 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा। बड़ी संख्या के साथ धन का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे भी धन आएगा। फिर यहाँ पे 2x के बीच में गुणा का चिन्ह, 2 का पक्षांतर करेंगे काय में जाएगा? ये भाग में, तो 16 भागी 2 हो गया, और 2 का भाग 16 में देंगे कितने बार गया? 8 बार। तो x का मान कितना आ गया? 8। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? 18। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 को पढ़िए। एक थैले में 5 लाल गेंदे और 3 पीली गेंदे हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए एक थैला है, उसमें 5 लाल गेंद और 3 कैसी पीली गेंदें हैं, और थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो घटना में कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी? कुल परिणाम कितने होंगे? क्योंकि लाल गेंद और पीली गेंद दोनों थैले के अंदर हैं, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 गेंदें हैं, और हमें लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता प्राप्त करने के परिणाम कितने हैं? 5। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? घटना होने के परिणाम कितने हैं? 5 हैं, और घटना के कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो 5/8 प्रायिकता क्या होगी? 5/8। कितना सरल सवाल है, बहुत आसानी से कर लेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपको एक पेपर में आएगा ही, प्रायिकता वाला एक आएगा, ये आपको समीकरण हल करने वाले प्रश्न आएंगे ही। इस प्रकार से एकाधिक पूर्ण विधि वाले भी आएंगे। तो आपको कैसे हल करना है, प्रश्नों को कैसे समझना है, ये आपको बता रहा हूँ। किस प्रकार का पेपर आपका 2024 में आया था, और आपको कैसे हल करना है 2025 में भी यहीं से प्रश्न आएंगे, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 20। ये आपको 19 बताए थे। अब प्रश्न नंबर 20 है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है। इस पार्क की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। देखिए पार्क कैसा कह रहा है? वर्गाकार है, और उसका क्षेत्रफल कितना है? 2025 वर्ग मीटर है। तो पार्क की भुजा ज्ञात करना है ना, वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। आप लिख देंगे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र भुजा का वर्ग, यानी पार्क की भुजा का वर्ग। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 है, और पार्क की भुजा हमें ज्ञात करना है, उसका वर्ग लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से ये वर्ग हटेगा तो ये 2025 में क्या लग जाएगा? वर्गमूल लग गया, और ये पार्क की भुजा को इधर लिख दिए बराबर 2025 का वर्गमूल। अब 2025 का वर्गमूल निकालने के लिए आप 2025 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकाल लीजिए। 2025 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिख ले? 3 3 3 3 कितने बार आए? 4 बार, और 5 2 बार, ये लिख दिया हमने। अब वर्गमूल निकालना तो 2 के जोड़े बन जा देंगे। देखिए ये 3 का एक जोड़ा बन गया, ये 3 का एक जोड़ा बन गया, और ये 5 का, जिनके जोड़े बनते हो वर्गमूल के बाहर हो गए। 3 गुणित 3 गुणित 5, 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो ये 45 मीटर क्या होगी? पार्क की भुजा। उत्तर में क्या लिख देंगे? अतः पार्क की एक भुजा की माप कितनी है? 45 मीटर। ये तो आपको भाग देते हो, अभाज्य गुणनखंड निकालते आता ही होगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 20 भी कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? यदि किसी घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है, यदि किसी घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे आपको घन का आयतन दिया है और घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो घन का आयतन कितना दिया है? 216 घन सेंटीमीटर दिया है, और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का घन। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का घन। तो आपकी भुजा का घन बराबर 216, यहाँ से घन हटेगा तो ये 216 में क्या लग जाएगा? ये आपका घनमूल। ये वर्गमूल का चिन्ह लगाइए और यहाँ पे 3 लिख दीजिए, तो इसका अर्थ है 216 का घनमूल। अब 216 के आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 216 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3,
ये हो गए। और यहाँ आपको ज्ञात करना है घनमूल ज्ञात करना, तो कितने जोड़े बनेंगे 3-3 के। वर्गमूल में कितने के जोड़े बनते हैं 2-2 के। तो देखिए यहाँ पे तो 3-3 जोड़े बने, तो यहाँ पे आप यहाँ पे गलती से मिसिंग हो गई है, ओ सॉरी गलती से हमने यहाँ पे 3 नहीं लिखे हैं, तो इसकी घात जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आएगा, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। तो आप 3-3 के जोड़े बना लिए, दो तो 3 जोड़ा तो 1 2 बाहर हो गया, 2 के 3 जोड़े हैं, 3 के 3 जोड़े हैं तो 3 बाहर हो गया, और 2 का 3 गुणा की 2 3 6, यानी भुजा की लंबाई कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 21 का भी हल कंप्लीट हुआ। और ये प्रश्न नंबर 21 कितने अंक के थे, 3-3 अंक के प्रश्न आपको बता रहा है। और इसी प्रकार के प्रश्न और आने वाले वीडियो में बताएंगे। ये आपके 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। एक अलमारी 5% बट्टे पर 5225 में बेची जाती है, अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे एक अलमारी यानी 5%, यानी बट्टा प्रतिशत कितना है 5% है, और बेचना यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना है 5225 है। तो अलमारी का अंकित मूल्य यानी कि अलमारी का अंकित मूल्य क्या था वो आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना है आपको, अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो आप मान लीजिए माना अलमारी का अंकित मूल्य x रुपये है, मान लिए। अब उसका हम बट्टा निकाल लेते हैं। तो बट्टा निकालने के लिए कितने का अंकित मूल्य का जो बट्टा प्रतिशत कितना है, तो x का 5%, तो x का 5% क्या होगा, तो का अर्थ होता गुणा, तो x गुणित 5/100, और 5 का x में गुणा की तो 5x/100। ये क्या आ गया बट्टा। जब हमें बट्टा मालूम हो गया तो हम क्या करेंगे, अब अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को हटा देंगे। बट्टा कितना है 5x/100, अंकित मूल्य हमने क्या माने x, और विक्रय मूल्य 5225। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये 5x जैसा का वैसा 100 भाग में है, तो हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुणा में चल जाएगा। ये 100 का x में गुणा की तो क्या हो गया 100x, और इसी 100 का 5225 से गुणा की तो क्या हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,22,500। फिर क्या किया हमने x वाली का x वाली तरफ पक्षांतर किए। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपका 5x/100 था। अब पक्षांतर किस किस का किए, देखिए ये ऋण, यहाँ थोड़ी सी मिसिंग लग रही मुझे, ये ऋण नहीं आएगा। अब देखिए ये 5x जैसा का वैसा धन 100 को पक्षांतर की तो क्या हो गया ऋण 100x हो गया, और यहाँ क्या बचा ऋण 5,22,500, और 5x में से 100x घटाए तो ऋण 95x आ गया, और ये 5,22,500 जैसा का वैसा ये ऋण से ऋण कैंसिल हो गया। तो क्या बचा x बराबर क्या हो जाएगा, ये 95 भाग में चले गया, तो 5,22,500 में 95 का भाग देंगे। पहले हमने किससे काट दी इसको, 3 से किससे काटेगा ये 5 एकम 5, 5 नम 45, 5 से काटे, और ये 5,225, 5,22,500 काटे 5 से तो कितने बार काटा 1,04,500 बार, और फिर 19 का भाग हमने 1,04,500 में दी तो कितने बार गया 5,500 बार गया। तो x का मान कितना आ गया 5,500, और x क्या था अंकित मूल्य, यानी उस अलमारी का अंकित मूल्य कितना है 5,500 रुपये। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 22 को हल करेंगे, और ये प्रश्न नंबर 22 आपका 3 अंक का था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 23 से 26 तक रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का रहेगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, सरल कीजिए। ये प्रश्न सरल कीजिए वाला है। एक ब्रैकेट में दिया है, एक क्वेश्चन क्या दिया 1.5x ऋण 4y, दूसरे क्वेश्चन में दिया 1.5x धन 4y धन 3, फिर ऋण 4.5x धन 12y। इसको हल करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें प्रश्न लिख दिए, ये लिख दिया हमने पूरा प्रश्न। अब देखिए ये 1.5x का ये पूरे कोष्ठक से गुणा हो जाएगा, ये लिख दिए। फिर ऋण 4y का इस पूरे कोष्ठक से गुणा होता है, ऋण 4y लिख दिए। ऋण 4.5x जैसा का वैसा, और धन 12y भी जैसा का वैसा। अब गुणा करते हैं 1.5 का, जब 1.5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2.25 आएगा, और ये x का x में गुणा करेंगे तो x का वर्ग आ गया। तो कितना आया 1.5x का 1.5x से गुणा करेंगे तो 2.25x का वर्ग आ जाएगा, या 15 का 15 में गुणा करेंगे 15 15 225, दो संख्या बाद 2 अंकों बाद क्या लग रहा दशमलव लगा दी तो 2.25 आ गया। फिर इस 1.5x का 4 में गुणा किए तो 15 चौके 60, और एक संख्या बाद 6.0, x का y में गुणा की तो xy। फिर धन का चिन्ह 1.5 का 3 में गुणा की 15 या 45, यानी एक संख्या बाद 4.5x आ गया। इसी प्रकार ऋण 4y का गुणा 1.5x से की तो क्या है ऋण 6.0xy। फिर ऋण का धन में गुणा की तो ये ऋण हो गया, 4 का 4 में गुणा की 4 चौके 16, y का y में गुणा की तो y का वर्ग। फिर ऋण ये ऋण का धन में गुणा की तो क्या आएगा ऋण आएगा, और 4 का 3 में गुणा की 4 या 12y, और ये ऋण 4.5x जैसा का वैसा धन 12y जैसा का वैसा हो गया। अब इनको हम थोड़ा क्रम से जमा लेते हैं। तो 2.25x का वर्ग अकेला जैसा का वैसा 6.0xy के साथ ये हमने 6.0xy को जमा दिए। फिर धन 4.5x के साथ ऋण 4.5x को जमा दिए, ऋण 12y के साथ धन 12y को जमा दिए, और फिर ऋण 16y वर्ग जैसा का अकेला है तो जैसा का वैसा लिख दिए। ये धन वाली से ऋण वाली कैंसिल हो गई, इस धन वाली से ये ऋण वाली संख्या कैंसिल हुई, ये ऋण वाली से धन वाली। अब बचा क्या 2.25x का वर्ग ऋण 16y का वर्ग। ये हमारा आंसर कहलाएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 23 हल हुआ। इस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए जो आपको पेपर आसानी से बन जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 24, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है और लंबाई 7 मीटर है। दूध टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए, यानी कि उस टैंक में कितना दूध भरा जा सकता है ये पूछा है। तो देखिए टैंक कैसा है, बेलनाकार है, तो टैंक की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई 1.5 मीटर, और बेलन की लंबाई कितनी हो गई, लंबाई मीन्स ऊंचाई कितनी हो गई 7 मीटर हो गई। और टैंक की धारिता आयतन, बेलन धारिता मीन्स होता है आयतन, यानी बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर वर्ग एच। पाई का मान 22/7 होता है और आर क्या कहलाती है, त्रिज्या, और कितनी 1.5 पूरे का वर्ग, गुणित एच क्या कहलाती है, लंबाई ऊंचाई, तो जो कितनी 7, ये 7 से 7 एक बार क्रॉस हो गया, 22 जैसा का वैसा, गुणित 1.5 का वर्ग क्या होता है 2.25, और जब 22 का आप 2.25 से गुणा करेंगे, गुणा करके देखेंगे तो 49.5 घन मीटर आएगा। लेकिन आपको हम जो दूध का गिनते हैं लीटर में गिनते हैं, हमको उसको लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पैमाना दिया है 1 घन मीटर बराबर, 1 घन मीटर किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो हम जो 49.5 घन मीटर से किसका गुणा कर देंगे, जब 100 का गुणा कर देंगे तो कायम 1000 को गुणा करेंगे तो कायम बदल जाएगा लीटर में। तो ये गुणा किए तो एक संख्या बाद दशमलव आ गया, कितना आ गया 49,500 लीटर, अर्थात टैंक में भरे जाने वाली दूध की मात्रा कितनी होगी 49,500 लीटर। इस प्रकार आपका 24 नंबर का प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 25 और बहुत सरल प्रश्न है। 3m का वर्ग धन 9m धन 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो आपका इस प्रश्न है, इस प्रश्न के क्या ज्ञात करने का है, गुणनखंड ज्ञात करने का है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो प्रश्न लिख दिया आपने, ही लिख दिए। अब इसके बाद ये प्रश्न लिख लिया हमने 3m का वर्ग धन 9m धन 6, इसके प्रथम पद का अंतिम पद में गुणा करो। प्रथम पद क्या है 3, प्रथम पद का गुणांक कितना है 3, और अंतिम पद का गुणांक क्या है 6, 3 का 6 में गुणा की 18। अब आपको ऐसी संख्या का ऐसी संख्या से गुणा करना है, गुणा करने पे 18 आए और जोड़ने घटाने पे मध्य पद 9m आए। हम देखिए यहाँ पे 3 का 6 में गुणा करेंगे तो 18 आएगा, और 3 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो ये देखो ये मध्य पद आ जाएगा। तो देखो प्रथम पद जैसा का वैसा 3m का वर्ग लिख दिए, धन ये 3 है तो इसको 3m धन 6m, 3m में 6m जोड़ेंगे तो 9m आ जाएगा, धन अंतिम पद जैसा का वैसा। उसके बाद ये दो पद हैं 3m का वर्ग धन 3m में से 3m कॉमन ले लिए, उभयनिष्ठ ले लिए, तो क्या बचेगा, ये 3 तो कॉमन हो गया, m वर्ग में से m कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचा m, और 3m पूरा कॉमन हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। फिर ये धन, इसमें से 6 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा धन m, यहाँ पे क्या बचेगा कोष्टक में m धन, और 6 बाहर हो गया तो क्या बचा 1। जब इनका अंदर गुणा करोगे तो वही आ जाएगा। फिर कॉमन ले लिए, ये m धन 1 कॉमन हो गया तो क्या बचा 3m धन 6। फिर ये 3m में से 3 कॉमन हुआ तो 3 का भाग 3m में दी तो m बार गया, 3 का भाग 6 में दी 2 बार गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा 3 कोष्टक में m धन 2, दूसरे कोष्टक में m धन 1। इस प्रकार 25 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। और इस वीडियो का और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। 100 छात्रों द्वारा विद्यालय जाने के लिए निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग किया जाता है। बस से कितने 32 छात्र जाते हैं, कार से 16, रिक्शा से 24, साइकिल से 20 और पैदल 8। उपरोक्त आंकड़ों को निरूपित करने के लिए आलेख खींचिए। क्या खींचना है यहाँ पे, आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक यहाँ पे ये एक्स अक्ष हो गया, ये क्या हो गया एक्स अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया वाई अक्ष हो गया ये। और जो पैमाना मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर कितने छात्रों के 5, तो ये जो आपका यहाँ पे ये डिब्बे कितने सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 तक ले लिए, क्योंकि एंडिंग सबसे अधिक बड़ा आंकड़ा 32 है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। फिर यहाँ पे बस, यहाँ पे कार, तो बस कितने, तो ये 32 तक आ गया। कार में कितने आ रहे हैं 16, तो ये 16 तक आ गया। उसके बाद रिक्शे में 24, तो ये 24 तक डंडाले खींच देंगे। साइकिल में 20 और पैदल कितने 8। इस प्रकार से यहाँ एक्स अक्ष लिख देंगे, यहाँ वाई अक्ष लिख देंगे, यहाँ छात्रों की संख्या विद्यालय जाने के माध्यम। और आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं दिए गए आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। वर्गांकित जो कागज पर 2 लंबवत रेखाएं एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष निर्धारित करते हैं। एक्स अक्ष पर विद्यालय जाने के माध्यम तथा वाई अक्ष पर छात्रों की संख्या दर्शाते हैं। इस प्रकार से लिखते आप इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पे आसानी से 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। बहुत सरल प्रश्न है। इस प्रकार बच्चों, जो आपका प्रश्न पत्र 2024 का था उसके 26 प्रश्न आपको मैंने बताया। इसी प्रकार और आने वाले वीडियो में इस प्रकार के प्रश्न बताऊँगा जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यदि आपको ये जो पेपर था विषय गणित कक्षा 8वीं का ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।